वेलकम बैक नाजरीन। मैं मियां साहब की बात को ही थोड़ा बढ़ाऊंगा। बड़ी कमाल की बात की है आज के हमारे इस प्रोग्राम का, ये हिस्सा तो नहीं था लेकिन मेरे ख्याल में इस पे बात करना ज़रूरी है। ज़रा मैं अशरफ शरीफ साहब ज़रा इसमें मुझे बताइएगा, अवामी सतह पर एक माइंडसेट है, एक हुकूमती सतह पर माइंडसेट है। अफगान तालिबान का या काबुल की हुकूमत का जो माइंडसेट है, जो उनका मैनिफेस्टो है, मेरे ख्याल में मे बी वहाँ की आवाम का ना हो। इसी को रिलेट अगर हम गाजा के साथ करें या हम इजराइल के साथ करें, जो ज़ायनिस्ट सोच है, अब वहां पे देखें तो वहां पे भी अवाम बाहर निकली है नेतन्याहू के बगैर, जो खिलाफ है निकली है। ऐसे ही है सर मियां साहब। अब मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से यहां पर बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरीके से अवेयरनेस की जा सकती है वहां के बाशिंदों को कि बेचारे जो सफर करते हैं अपनी हुकूमत की जानिब से, जो हुकूमत के साथ नहीं है। एक तो इस पे भी बताइएगा सर। अच्छा, ये सवाल जो है इसकी डायमेंशंस बहुत सारी बन जाती हैं जो आपकी जी। एक तो ये है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं जी। तो अफगानिस्तान का जो तस्वर है गैरत का, जी, जो गैरत का तस्वर है, जो आजादी का तस्वर है, जो उनका असल में अच्छा मैं थोड़ा सा ना सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा मैं वाजे, थोड़ा सा इसको आप कह रहे हैं डायमेंशंस की ज्यादा है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर इस तरीके से करता हूँ कि सपोज अगर हम इसको सपोज करें, फॉर इंस्टेंस अगर हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो आवाम है वो आवाम पाकिस्तान के एंटी नहीं है और वहां के तालिबान वहां के पाकिस्तान के एंटी बने हुए हैं, तो ये आवाम सफर करती है फिर वो मसाइल, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं। वहाँ के अवामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जज्बात हैं। अच्छा। और जो लोग वहाँ पे अफगानिस्तान आते जाते रहे हैं, हाँ, मेरी उनसे बात उठी रही है, हाँ, तो वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस रहा है भारत का पहले दिन से, और इसके हमें मुजाहिर भी दिखाई देते हैं। अगर क्रिकेट मैच होते हैं तो आप देखें कि वहाँ पे अफगानी जो लोग होते हैं, टीम को तो आप अलग रखें, जो वहाँ पे तमाशाई अफगान होते हैं उनका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के हवाले से कैसा होता है, इससे आप अंदाजा कर लें। ठीक है। और फिर आप इस तरह से भी इसे देखें कि कराची में आप वो मनाजर भी देखें कि वहाँ पे अफगान बस्तियां हैं लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे जुलूस निकालते हैं अगर 14 अगस्त का, तो वो उन पे हमला करते हैं कराची शहर के अंदर। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे रहने वाले अफगानिस्तान के जो लोग हैं, यहाँ पे रह के अगर पाकिस्तान के बारे में उनका रवैया तब्दील नहीं हुआ, उस मुल्क के बारे में जिसने उनकी मेजबानी की, उनको आसान जिंदगी दी, उनके लिए बहुत सी आसानियां पैदा की, तो ये एक थिंकिंग है अफगानिस्तान के लोगों की पाकिस्तान के बारे में एंटी रवैया है, एंटी सोच है। वो एंटी रवैया भी मेरे ख्याल में हुकूमत की जानिब से बनाया गया। मैं भी ये गलत हो सकती है मेरी असेसमेंट, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत ही वहां के अवाम को एंटी बना रही है, एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर रही है, और ये शुरू से ही ये अलमिया है सर। नहीं, उमर ऐसी बात नहीं। वहाँ पे हुकूमतें देखे तब्दील हुई है। अच्छा। पहले हुकूमतें जो रही हैं वो एंटी पाकिस्तान रही हैं। ठीक है। उसके बाद तालिबान जब पहली दफा आए तो वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं थे। उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ बड़ी उनकी दिली ताल्लुकात थे और बहुत अच्छे ताल्लुकात, और दोनों तरफ तबादला होना, उनका आना जाना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से इनका मौक़िफ़ भी एक सा रहा। अब फिर मसला क्या कहाँ पे पैदा हुआ है? अब मसला पैदा ये हो रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस रीजन के अंदर अमन हो। पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं बड़े और रीजनल पार्ट हैं, वो भी अमन चाहती हैं ताकि यहाँ पे माशी तरक्की हो और लोगों को रोजगार मिले, कॉरिडोर बने, एनर्जी जो है वो सस्ती बने यहाँ पे। ये एक विजन है पाकिस्तान और इसके इत्तेहादी जो ममालिक इस रीजन के हैं उनका विजन। अब अफगानिस्तान इसमें रुकावट है। अफगानिस्तान में तशद्दुद के जरिए से वो अपनी मईशत को भी चलाते रहे हैं। ठीक है। उनकी रोजी रोटी जो है वो भी तशद्दुद रखती है। पाकिस्तान ये उन्हें बावर कराता रहा है कि आपकी तरक्की का भी राज इसी में है कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हो, और उसकी एक ही शक्ल है कि आप पुरअमन हो या आपके लोग पुरअमन हो। अब ये पुरअमन होने की जो गारंटी है वो नहीं दे पाते अफगानिस्तान वाले। बिल्कुल। तालिबान से ये कहा गया कि आप वहां पे हुक्मरान हैं, आप हुक्मरान हैं, आप ये गारंटी कर दें कि यहाँ पे कोई ऐसा वाकया ना हो, कोई ऐसे लोग ना हो जो आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करें और आपके हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल करें, या यहाँ पे अगर
कोई इकोनॉमी की कोई एक्टिविटी होती है, कोई ट्रेड की एक्टिविटी होती है, तो उसमें ना माने, ठीक है, तो वो गारंटी नहीं कर पा रहे। अब अगर कोई वो गारंटी कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते सर, वो उनकी मैलाफाइड इंटेंशन है, वो करना नहीं चाहते जी। उसकी वजह जी, उसकी एक तो वजह ये है कि वो ये समझते अगर उन्होंने वहां पे कोई उनको काबू करने की कोशिश की जी, तो मुकामी सतह पे कोई एंटी तालिबान मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। एक तो उनका ये ख्याल है डोमेस्टिक सतह पे, ठीक है, ये ख्याल है कि वो चूंकि खुद भी एक जी मेरा ये ख्याल है कि वो खुद भी एक तशद्दुद के जरिए से हुक्मरान बने हैं, सही है, तो ये उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। और वो तो टीडीपी वगैरह और बाकी जो ग्रोह हैं वो सियासी तौर पर कहीं ना कहीं उनसे मुंसलिक हैं, तो ये वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से वो खत्म हो उनकी सपोर्ट, ये उनकी सपोर्ट है इस तरह के ग्रोह जो हैं, ठीक है, तो वो खत्म नहीं करना चाहते। अब उन्हें बराबर कराने की कोशिश तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने की जब 9/11 हुआ और पाकिस्तान ने कहा कि आप यहाँ पे इन लोगों को निकालें जिनके नाम आ रहे हैं इसमें, और पाकिस्तान उनका मोस्टिंग था उस वक्त भी जी, तो पाकिस्तान की बात नहीं मानी, और फिर वो 9/11 के बाद जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अब भी पाकिस्तान कह रहा है कि आप इन लोगों को घर से निकालें, और जी बिल्कुल, रेफ्यूजीज को निकालने के बाद तो बिल्कुल वाज़ेह है स्टांस हमारा, बिल्कुल जी। ठीक है। मैं अशरफ शरीफ साहब ये पॉइंट, यही पॉइंट आपका सर, यही पॉइंट आपका मैं मियाँ साहब से ज़रा पूछ लेता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से, मियाँ साहब ज़रा ये बताइएगा, तारिक महमूद साहब सर, जो हुकूमत है इस हवाले से मज़ीद कितना उनको संजीदा होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जैसे अशरफ शरीफ साहब ने कहा कि ये सारा मसला जो है वो देखा जाए तो लिंक करता है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जिनको हमने पनाह दी, ठीक है, आज भी कई हज़ार कई लाख अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और वो जो बात मियाँ साहब ने कही थी कि हमें क्या पता कि एक मुसलमान भाई जिसने लिबादा मुसलमान का अपने ऊपर उड़ा हुआ है, और बिल्कुल और वो उसको दुनिया का मोमेंट तरीन इंसान हो, और जो है वो रिजेबलेंस तो पाकिस्तानी का अलमबरदार, हाँ, तो वो किस तरीके से फिर इसको बाइफरकेशन किस तरीके से किया जाएगा? बाइफरकेशन इस तरीके से होगी कि जब तक ये सूबे वफाक का साथ नहीं देंगे। अगर हम बात करें सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए बलोचिस्तान और केपीके है, इसमें फिर कितनी संजीदगी और कितनी और काविश करने की जरूरत है हमें सर? इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जी इस इशू के ऊपर जब कोई पाकिस्तान की सरहदों से अंदर आके इस तरह का कोई वाकया करे और उसके ऊपर पूरी कौम और तमाम हुकूमतों को एक होना पड़ता है और होना चाहिए फिर फौर, अगर कोई कमी है तो वो भी फौरन दूर करें, क्योंकि आज ये इस्लामाबाद से बड़ा इस्लामाबाद में ये वाकया होना, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के दिल में पाकिस्तान, बिल्कुल हर जगह पाकिस्तान है, बिल्कुल नो डाउट सर, बिल्कुल ऐसे ही है और जिस जगह पे वाकया हो, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी और फेडरल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर तो अपना इस तरह का कंट्रोल करना चाहिए कि आइंदा कोई सोचे ना इस तरह का वाकया करने का, जो बिल्कुल इबरत का निशान बनाना चाहिए इनको, बिल्कुल वो बड़ी देखे जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई रुके नहीं गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर। पंजाब में तो ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अच्छा ठीक है, जो सूबे हैं वहां जब तक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ नहीं होगी, आपकी पुलिस साथ नहीं होगी, तो फिर किस तरह आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो इस तरह के हैं, और यहाँ से निकालना चाहिए। हमें सबसे बड़ा जो मुश्किल मसला है वो ये है कि वो मुसलमान है और मुसलमानों ने हमेशा मुसलमानों का ख्याल रखा। ये पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर एक अलहदा सा किस्सा है, जब वो हैं भी मुसलमान और काम भी इस तरह के हो रहे हैं, मारते भी मुसलमानों, इंडिया से भी उनका इत्तेहाद हो गया। आज तो हमारे लिए ये इसलिए मसला है, हमें अल्लाह पाक के फजलो करम से पाकिस्तान की हिफाजत सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमेशा की है, अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, और ये उस नाम से है कि हमें यकीन है कि कभी भी पाकिस्तान
को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो हिफाजत है मैं समझता हूँ इस लेवल के ऊपर तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों के ऊपर वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनकी वजह से हमारी बाउंड्री के अंदर कोई बंदा इस तरह का बाहर से दाखिल ना हो सके, और अंदर भी मुकम्मल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और ये हो सकती है, उम्मीद है हो जाएगी इंशाल्लाह। ये चैलेंज है और गवर्नमेंट इसको पूरा कर रही है, करेगी। ठीक है मियां साहब, जैसे तारिक महमूद साहब फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात लेने होंगे। अभी इसी को थोड़ा सा लिंक करते हैं 27वीं तरमीम के साथ। हाँ ठीक है, जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त है, ठीक है, हुकूमत ऐवानों के अंदर थोड़ा मसरूफ़ है, आपके सामने सेनेट की इजलास हुए, फिर उससे पहले स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात करें, अब नेशनल असम्बली के अंदर मामला चल रहा है। अपोजिशन नाराज़ है, नाला है, और आज भी अपोजिशन ने जो है वो स्ट्राइक की है और कहा है कि आज का दिन जो है वो ब्लैक डे का है, उसको सोग का दिन कहा है कि 27वीं तरमीम को। आप क्या समझते हैं कि एक लेजिस्लेशन के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर जो हालात हम फेस कर रहे हैं? देखिए कंसेंसस से अगर ये मुराद है कि हर एक की एक राय होगी तो वो तो शायद नामुमकिन है, लेकिन ये है कि अपनी राय का इजहार करना पार्लियामेंटेरियन की, मैं समझता हूँ, एक फरीज है उसका। अगर भले वो पीटीआई का हो, भले वो नून लीग का हो, भले वो किसी पार्टी का हो, इसलिए पार्लियामेंटेरियंस को बायकॉट की पॉलिसियों का बायकॉट करते हुए ठीक है, मेरा ख्याल है कि अपनी आरा का इजहार करना चाहिए। अवाम देख रही होती है, मीडिया देख रहा होता है, दुनिया सुन रही होती है, तो इसलिए ये तर्ज अमल अगर कुछ ऑपोजिशन के लोगों का ये है कि वो अपनी बात नहीं कहते, ये तो एक तरह सरेंडर करने वाली बात है ना, ठीक है, कि जी हुकूमत ने तो हमें दबाना है। वाडा साहब कहते हैं कि वो टेसिड कंसेंट है, वो इम्प्लाइडली कंसेंट है, ठीक है, मतलब कि अगर आप ऐवान में नहीं है और आप जब स्पीकर साहब ये कहते हैं, लॉयर्स जो हैं वो एक बड़े खतरनाक केस में भी कहते हैं ना, लेकिन मैं आपको रिपीट करूं, वाडा साहब ये कहते हैं कि जब स्पीकर साहब ने, सेनेट चेयरमैन साहब ने, सॉरी, गिलानी साहब को इतराज है, तो कोई इतराज ना नो करने वाला कोई नहीं था। तो ये मैं कहता हूँ अवाम ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि अब 7-8 दहाइयां गुजर गई इस मुल्क को आजाद हुए कि आप पार्लियामेंटेरियन गुम हो गए बैठे रहे। भाई आप बात तो करें ना। मैं कहता हूं कहीं तो चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए कि मैं सिर्फ उससे ये कहना कि मैं नहीं मानता या मैं ये चीज नहीं है, बाइकआउट करता हूं, हर चीज गलत है। मिसाल के तौर पे अब मैं या आप शायद थोड़ा बहुत समझते होंगे 27वीं तरमीम में क्या खराबी है। अगर कोई ऑपोजिशन लीडर पढ़ा लिखा अगर ये बात कर देता कि जनाब ये 5-6 निकात जो हैं, पढ़े लिखे नहीं है अपोजिशन में, नहीं वो पढ़े लिखे वाली बात तो यही है कि हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक साहब को जानता हूं, मैं कईयों को जानता हूं, मेरे ज़हन में एकदम फोकस में आ रहे हैं उमर अयूब, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह। मैं और उमर अयूब तो भी है नहीं ना, मैं आप बैरिस्टर अली जफर की बात करें, आमिर खान साहब की बात करें जो बड़े सीनियर कानूनदान हैं। आप बैरिस्टर जफर के वालिद से मेरी बड़ी नियाजमंदी थी, मेरा तल्लुक था और लीगल पॉइंट्स भी हम उनसे कई डिस्कस करते थे। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट है कि अपनी सजेशंस दें ऐवान में बैठ के। मैं आपको एक बात कहूं, वैसे मुझे वो कहनी नहीं चाहिए, यानी कि अगर मैं मुआवजा करूं उमर अयूब का और खान साहब का, तो खान साहब से 10 गुना काबिल है उमर अयूब। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं मॉडल दिए ना, जो मियां साहब कह रहे हैं बाइकआउट का बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट करने से पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी। जी मैं आता हूं सर आपके पास, मैं सर आपके पास आता हूं। अशरफ शरीफ साहब सर क्विक इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं जरा तारिक महमूद साहब के पास जाता हूं। मैं इनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इत्तेफाक करते हैं। ये आज की बात नहीं, मेरी भी यही राय रही है। मतलब 2008 में जब इमरान खान ने बाइकआउट किया था इलेक्शन का, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने 2-4 कॉलमिस्ट और एडिटर्स को अपने यहाँ बुलाया। उसमें मैंने ये कहा, मैंने अब्बास अदब साहब वहाँ पे मौजूद थे, नजीर नाजी साहब मौजूद थे, मरहूम अतर नदीम साहब मौजूद थे। मैंने उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब से ये कहा था कि आपने हमें इतना अच्छा बताया कि जनाब फलां भी करप्ट है, फलां भी करप्ट है, और करप्ट को हटाने के लिए मुझे मौका दिया जाए। तो जब लोगों ने आपको आपके साथ उम्मीदें वाबस्ता कर ली, तो आपने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, नॉमिनेशन फाड़ दिए। तो मैंने कहा ये नहीं होता। तो मियां साहब सही फरमा रहे कि वहां पे आपको इत्तेफाक हो या ना इत्तेफाक, लेकिन आपको अपना प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए, वहां पे बात करनी चाहिए और उस तारीख का रिकॉर्ड का हिस्सा अपनी बात बनानी चाहिए कि जो आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा। आप वहां पे बताएं
कि इस तरमीम के अंदर कौन कौन सी अवाम दुश्मन जो शिकी हैं वो शामिल हैं। आप बताएं कि आपका इस्तेहकाक कहाँ कहाँ मजरूब हुआ। आप ये बताइए कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या नाइंसाफी हुई, या आप ये बताइए कि यहाँ पे किस फर्द वाहिद को फायदा दिया गया। आप ये बताइए कि वहाँ पे जमहूरियत का किस तरह से गला घोंटा गया। आप ये बताइए कि यहाँ पे अदलिया को किस तरह से तकसीम किया गया। तकसीम इख्तियारात का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है आइन के अंदर, उसको किस तरह से मजबूत किया गया। अब ये बातें सारी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने आप ये किया कि इसमें बात नहीं करनी। इससे अपोजिशन का जो बुनियादी एक रोल बनता है किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, उस रोल से वो पीछे चले गए। सर तो मेरा ये ख्याल है कि सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा एक मौदबाना और मासूमाना सा सवाल ये है कि आइन ये भी कहता है कि आपने अगर कोई आइन के अंदर तरमीम लानी है, अमेंडमेंट लानी है, तो आपके पास ऐवान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। हम जिस तरीके से हम सेनेट की बात कर लें अगर, तो वहाँ पे 67 आई थिंक सो जो है वो आपको वोट चाहिए थे, ठीक है, अमेंडमेंट पास करने के लिए। दो एक तरीके इंसाफ साहब के जो है वो वोट दे के जाते हैं, और सैफुल आबड़ू साहब आई थिंक सो, और जनाब अहमद खान जो थे JUIF के, ठीक है। अब JUIF कहती है मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, फिर तरीके इंसाफ बाइकॉट में है। तो ये किस तरीके से फिर मंजरनामा बन जाता है? इसमें आप फिर हुकूमत को क्या कहेंगे? एक तो आप इंस्ट्रक्शंस और आप सजेशंस PTI को दे रहे हैं ना कि आप अपना बताएं कि आपके क्या जो है वो हकूक या आवाम के हकूक मजरू हो रहे हैं। एक आइन ये भी तो कहता है कि शफाफ तरीके से आप 2/3 मेजॉरिटी लेके तरमीम कर लें, ठीक है। तरमीम के अंदर तरीके इंसाफ JUIF के क़यादत को या एज ए पार्टी उनको एतमाद में नहीं ला जाता, लेकिन उनके लोगों के वोट ले लिए जाते हैं। देखिए ये बात जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं, ये तो उन्हें करनी चाहिए थी, ये जो अपोजिशन को करनी चाहिए थी। बतौर तजियाकार अगर हमसे पूछा जाए, तो ये इस जो मौजूदा निजाम है ये मैं ये समझता हूँ कि ये आइन की बुनियाद पर नहीं होगा। ये एक शॉर्ट टर्म आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें आइन को भी मैनेज किया जा रहा है, पॉलिटिक्स को भी मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, और लोगों को भी मैनेज किया जा रहा है। इसमें जहाँ पे वो कमी महसूस होती है वोट की, उस वोट को किसी भी तरीके से वो फुलफिल करना है उसको, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रेसिडेंट हमारे पॉलिटिशियंस ने नहीं सेट किया है ना सर मियां साहब। वैसे अगर अब देखा जाए, ये मेरा तो सवाल करना बनता है, वैसे मैंने कर दिया है। ये पॉलिटिशियंस ने ही प्रेसिडेंट सेट किया है ना कि आप नंबर गेमिंग पूरी करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। ये वो जो सहूलत है वो फ्री है। वही तो मैं एक लफ्ज कहता हूं, ये पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस हैं, अदलिया में जज हैं, ठीक है। कल मुझे लोग तारिक महमूद साहब सर जो भी कोर्ट होगा उसमें बैठेगा तो जज ही, ठीक है। मियां सर तारिक महमूद साहब, सर सेम क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करूंगा जनाब मोहतरम। हम समझते हैं कि आइन ये कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है तो आइनी तरमीम आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो ये सवाल कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं एज ए पॉलिटिशियन, आप सीजन पॉलिटिशियन है, कि किसी की पार्टी का वोट ले लेना कितना संजीदा है कि जब उसकी पार्टी के क़यादत को जो है वो आप एतमाद में नहीं लेते। वहीं पार्टी कहती है कि हमने 26वीं तरमीम के अंदर आपने हमें एतमाद में लिया था, लेकिन जो चीज़ें 26वीं तरमीम के अंदर हमने एक्सक्लूड कराई थी वही अब इंक्लूड करके हमें एतमाद में नहीं लिया गया। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ जी, जो हम लोग हाउस में बैठने वाले हैं जी, जब बहुत अरसे से बैठते रहे हैं जी जनाब, हाउस में दो बातें होती हैं जी जनाब। एक जो ये होती है कि हम कानून के मुताबिक बात करते हैं, ठीक है। दूसरी ये होती है कि जो साबका रवायात हैं हम उनको सामने रख के बात करते हैं, उसमें जब खड़े होते हैं तो ठीक है, कहते हैं उसकी ये रवायात रहे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर जमहूरी तरीके पे जाता हूं तो मैं समझता हूं कि जिस तरह PTI ने अपने आप को पेश किया है इस दफा अपोजिशन में, वो हर आने वाले दिन में महीनों में अपने आप को वीक करते चले गए, ठीक है। जज्बात जरूर होते हैं, किसमें नहीं होते, लेकिन जो आज नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं 1988 में फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप देखें उस वक्त मैं PMLN के साथ जी, तो उस वक्त पीपल पार्टी की जो थी वो अपोजिशन थी, और बड़े बड़े कादावर लोग जो सदर भी रह चुके हैं सब तक वो अपोजिशन में होते थे जी, लेकिन किसी हद तक गुस्से से बात करते थे। अब ये है कि जब अपने आप को हर बात में आप ये बाईकाट कर जाए या अपने आप को पेश करते करते खुद ही रिजाइन कर जाए या खुद ही ऐसे हाउस में आके ऐसे वाकया पैदा कर जाए, कभी भी हमें एक हद होती है, अगर वो पार्लियामेंटेरियन क्रॉस करते हैं तो खुद ब खुद अपनी पार्टी को
कमजोर करते हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, लेकिन बात ये है कि एक आपकी लीडरशिप है, वो प्रोविंशियल लेवल पे 20 है, 25 है, 30 बंदे हैं, वो आ गया पीटीआई की तरफ से, ठीक है, आप उन्होंने चलाना है। अगर वो डेली जाके किसी से डायरेक्शन लेंगे तो कैसे को अपोजिशन कर सकेंगे? ठीक है, बात ये बड़ी जरूरी बात है जो मैं आपके सामने जी अपोजिशन जब हाउस में होती है तो उसने स्टेप लेने होते हैं, वो फैसले करती है। इसी तरह जब मरकज में भी यही सूरत हाल है। आप देखें ना, जब ये हाउस बना इलेक्शन के बाद कितना फर्क था, अब फर्क बढ़ता गया। क्या इस तरह की बातें करने की जरूरत है। सबसे पहले जो एमपीए, एमएनए, सेनेटर है, उन्हें अपने आप को सिक्योर करके फिर हाउस में वो उस कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए जिससे वो कम से कम हाउस में रहें। हमारे यहाँ, ठीक है, मैं 1988 के तजर्बे की बात करता हूँ, उस वक्त अपोजिशन जितनी भी बातें करे वो हुकूमत भी बर्दाश्त करती थी, ठीक है। अब जो ऐसी रवायात सामने आ रही हैं जिनसे हम असेंबलियों की अफादियत और उनका जो मेयार है वो कम होता जा रहा है, जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर हो रही है और ओवरऑल भी हमारा जो असेंबलियों की कार्रवाई जो बाहर के लोग देखते हैं, जो पाकिस्तानी देखते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें हर बात पे, अगर देखें चीफ मिनिस्टर जो है वो केपी के बने, अब सबसे पहले तो उनके सूबे का फायदा सोचना चाहिए कि मैं सूबे में किस तरह बेहतरी ला सकता हूँ। ये ठीक है, एतमाद उनके ऊपर जो किया गया है वो अपनी जगह पे। इसी तरह जिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो भी बोझ होता है, उसे सबसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान का फायदा सोचे, नेशनल असेंबली की अफादियत को देखे कि इस असेंबली का वकार कैसे, ठीक है सर, आ गया पॉइंट आपका, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बात सामने रखनी चाहिए। मैं एक साइड में नहीं कहता, मैं दोनों साइडों में सर आ गया पॉइंट आपका, बिल्कुल रीजनेबल और वैलिड पॉइंट है। मियां साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रोग्राम का? मेरा ख्याल बहुत अच्छा तजजिया हो गया, तकरीबन बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हुआ है इसमें हमने, लेकिन ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हो जाता है, थोड़ा सा मैं एक लफ्ज कहूंगा, तो रियलिस्टिक अप्रोच है नहीं पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, लेकिन कानूनदान है। एक आप बात देखेंगे, किलर जो है, जो कातिल है, ठीक है, उसको आप नंबर 1 कल्प्रिट समझते नहीं, जो कातिल का बेटर है उसको आप नंबर 1 कहते हैं। ठीक है सर, मियां साहब थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों का, मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, लेकिन ये बात जो है ना, वो जो तारिक महमूद साहब ने एट दी एंड की है, वो राना सनाउल्लाह साहब वाली बात है कि पीटीआई को ये डायरेक्शन है कि आप सिस्टम में रह के जद्दोजहद करें, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने की थी। लेकिन ये एक अब हर किसी की अपनी सजेशन और अपनी असेसमेंट होती है, लेकिन एट दी एंड हमने इस प्रोग्राम से एक क्रक्स ये कंक्लूजन निकाला है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, उसके अंदर हमें एक रिकॉन्सिलिएशन, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की जो मामला है वो नागुज़ीर है, और हमें एक टेबल पे बैठ के हमें एक पेज पे होना होगा और हमें एक होके सोचना होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।